अस्य पापस्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं वद प्रभो, निग्रहं च तथा न्यायं येन पापं प्रयातु मे। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। बुद्ध देव के वक्रत्व के ऊपर आज का कार्यक्रम केंद्रित रहेगा। इससे पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ा सरलता से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। और आप जानते हैं कि गोचर से संबंधित मैं जो कार्यक्रम बनाता हूं उसे प्रायः मैं 3 फेज में विभाजित करता हूं। आज के पहले हिस्से में कार्यक्रम के जानेंगे किसी भी व्यक्ति की कुंडली में वक्री ग्रह अगर हो जाते हैं तो उस जातक के जीवन को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। ये कार्यक्रम का पहला हिस्सा होगा। दूसरे हिस्से में मैं आपसे चर्चा करूंगा 23 जुलाई 2026 तक बुद्धदेव मिथुन राशि में वक्री रहने वाले हैं। इनका असर मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों को किस तरीके से परेशान और प्रभावित करने वाला है, क्या कुछ लाभ और संदेह करने वाले कराने वाले। उसके बाद कार्यक्रम के आरंभ के श्लोक का अर्थ बताऊंगा जो कार्यक्रम का अंतिम हिस्सा होगा। आइए बिना समय का नुकसान किए सबसे पहले किसी भी जातक की कुंडली में बहुत ध्यान से समझिएगा, मुझे देखिए। बहुत सामान्य बात है कि अगर आपकी कुंडली में एक भी ग्रह वक्री नहीं है तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं, इसको कोई काट नहीं सकता है। अगर आपकी कुंडली में एक ग्रह वक्री है तो आप मान के चलिए कि आप थोड़ी बहुत परेशानी में तो आ गए। 1 से अधिक 2 तो परेशानी बढ़ गई, 3 तो 75%। इसको आप 5-5 के हिस्से में बांट दीजिए। मतलब कुंडली में अधिक संख्या में ग्रह अगर वक्री हैं जन्म के समय पे, शनि भी वक्री हो गए, गुरु भी वक्री हो गए, बुध भी वक्री हो गए, बहुत सारे ग्रह वक्री हो गए। उस अवस्था में मतलब ग्रहों की जब स्थिति ऐसी थी कि बहुत सारे ग्रह आसमान में वक्री थे और उसी समय आपका जन्म हुआ है तो निसंदेह आपकी परेशानी है। इसमें आप किसी भी ज्योतिषी को अगर आप कहें तो वो झूठला नहीं सकता है। हाँ, इसमें अगर आप और हम उसके परिहार की बात करते हैं तो जरूर ये बात समझने वाली हो जाएगी कि इनमें से जितने ग्रह वक्री हुए हैं क्या उनमें से कोई ग्रह वक्री होने के साथ अस्त भी हुआ है। अगर कुंडली में जब जन्म हो रहा था उस समय अधिक ग्रह वक्री थे, उसमें से 1 से अधिक ग्रह अस्त भी हो रहे थे, तब ये परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ाने वाली बात हो जाती है और जीवन में चिंताओं को देने वाली भी हो जाती है। जैसे उदाहरण देते हैं, कभी कभी ऐसा बहुत बार होता है कि बुध वक्री होते हैं और साथ में अस्त भी हो जाते हैं। इसमें दोष है ना, ये वक्रत्व ग्रहों को जैसे ही लगता है वो ग्रह दोषयुक्त हो गया। जिस जातक की कुंडली में एक भी ग्रह वक्री नहीं है, एक भी ग्रह अस्त नहीं है, सामान्य बात है उसकी कुंडली ज्यादा अच्छी है। और कुंडली ज्यादा अच्छी है मतलब उसके परेशानियों का प्रभाव भी कम रहेगा, वो परेशान कम होगा अपने जीवन में। वो चाहे किसी भी लग्न की फिर कुंडली क्यों ना हो, किसी भी राशि में उसकी कुंडली के ग्रह क्यों ना बैठे हों, निसंदेह वो एक अच्छी बात हो जाती है कि उसकी कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री नहीं है और ना तो कोई ग्रह अस्त हुआ है। अधिक संख्या में ग्रहों का वक्री होना परेशानी का कारण बनता है। अधिक संख्या में ग्रहों का अस्त होना व्यक्तित्व को, धर्म को, विचार को, व्यवहार को, सुचिता को, दाम्पत्य को, कम्युनिकेशन को, भाग्य को, विवाह को, हर तरीके से कहीं ना कहीं एक कंपटीशन, एक रश दे देता है। अधिक ग्रह वक्री हुए हैं मतलब आपकी चिंता है, आप चिंता में हैं और रहेंगे, ये बात समझने वाली होती है। अगर ग्रह वक्री नहीं हैं तो आप ठीक हैं, आप संतुलित हैं और बेहतर हैं। अब मैं बात कर रहा था कि चलो वक्री हुए फिर भी अगर हम उसका परिहार ढूंढते हैं तो कुछ आधुनिक आचार्य इस बात का भी चिंतन करते हैं कि अगर ग्रह वक्री हुआ और 20 अंश से ऊपर वक्री जा रहा है, मतलब वक्रत्व को प्राप्त किया और 20 अंश से ऊपर उसकी डिग्री गई, तब वो निसंदेह डेफिशिएंसी में न जाकर के परिपक्वता को प्राप्त करने वाला हो जाता है। मतलब वो ग्रह अब आपके पक्ष में आ जाएगा। लेकिन अगर ग्रह 20 अंश से नीचे है, वक्री है, अस्त भी है, मतलब वो नीचे लगातार डिफिशियंसी में है, डिग्रेडेशन में है, उसका नेगेटिव परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। असर क्या होता है? असर ये होता है भगवान की जो ग्रह वक्री है वो जिस भाव का स्वामी है उसके प्रभावों में कमजोरी आ जाती है।
उसके फल कथन में अब एक माइनस मार्किंग वाली बात हो जाती है। अब आप तराजू पे तौल दिए जाते हैं, फल आपको तराजू पर तौल कर मिलता है, अंधा नहीं मिलता। ग्रह जिस भाव में वक्री हुआ है उस भाव को भी कहीं ना कहीं दूषित करता है, क्योंकि वो भाव जिस ब्रह्मांड की जिस कोने में, ब्रह्मांड के जिस कोने में वो जो राशि बनी है, अगर वो ग्रह वहां बैठ करके वक्री हो रहा है तो उस कोने को जरूर प्रभावित करेगा। सामान्य बात है, ब्रह्मांड को आपने 12 भागों में विभाजित किया है। उस समय जब आपका जन्म हुआ और वो ग्रह उस राशि में बैठ करके, ब्रह्मांड के उस कोने में बैठ करके अपनी टेढ़ी चाल से अपने आप को ही प्रभावित कर रहा था, तो उस क्षेत्र को प्रभावित किया, वो भाव प्रभावित हुआ, और उस भाव के प्रभावित होने से आपके जीवन में उस भाव से संबंधित फलों में कमजोरी आई। कमजोरी कब नहीं आएगी? जब वो 20 अंशों से ऊपर होंगे। अगर कमजोर हैं, 20 अंश से नीचे हैं और वक्री हैं, तो वो उसका काफी फल 75% तक, 60% तक लगभग वो पिछले भाव से प्रभावित होने लगता है। मतलब अगर ग्रह, जैसे उदाहरण देता हूं, यहां बुध 3 नंबर की राशि में बैठे हैं और अगर ये 20 अंशों से ऊपर वक्री हैं तो ये 100% यहीं का फल करेंगे। लेकिन अगर ये 20 अंश से नीचे हैं और वक्री हैं तो ये पिछले भाव से प्रभावित होंगे। इसका अर्थ होगा कि लगभग 60% तक वो वृष राशि का भी फल करेंगे। ग्रह परिवर्तन में गया, अपने भाव बदल रहा है, ग्रहों के भावों में परिवर्तन है अधिक से अधिक। अब विचार करिए, और भी ये बात कब कमजोरी की तरफ बढ़ जाती है। जैसे मैंने बहुत बार कुंडलियों में देखा है कि गुरु भी वक्री हैं, शनि भी वक्री हैं, दोनों एक साथ बैठ गए, बहुत बार। उस समय पे गोचर की स्थिति ऐसी थी कि गुरु भी वक्री थे, शनि भी वक्री थे। इस अवस्था में वो दोनों ग्रह जिस भाव में बैठकर वक्री हो रहे हैं उस भाव को परेशान करते हैं। वक्रत्व का अर्थ ही होता है टेढ़ा हो जाना। अब वो सीधा नहीं है, उसका फल अब कमजोरी से मिलेगा। हाँ, यह अलग बात है कि वक्री शनि कई बार बहुत ज्यादा बेहतर परिणाम दे जाते हैं, पर मंगल तो निश्चित रूप से दूषित हो जाते हैं। गुरुदेव भी वक्री होकर के थोड़े बहुत कमजोरी से परिणाम देने लगते हैं। बुध वक्री होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा सामान्यतः कम्युनिकेशन प्रभावित होता है, उस पर चर्चा होगी अभी। लेकिन वक्री के साथ जब अस्त हो जाते हैं तो इनकी कमजोरी कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, फिर इनको दूषित कह दिया जाता है या दूषित होकर के परिणाम देने वाले हो जाते हैं। अगर वक्री है ग्रह, आपको सावधान एक्स्ट्रा होना चाहिए। कब होंगे सावधान? जब उस ग्रह की दशा चलेगी, जब वो ग्रह अंतर में आएगा, जब वो ग्रह प्रत्यंतर में है, या जब वो ग्रह आपके गोचर में अच्छे भाव से आपकी राशि में जा नहीं रहा हो, तब वो निश्चित रूप से आपके उस पूरे महीने को या पूरे काल को प्रभावित करता है। सावधानी से उस समय को निकालने की आवश्यकता होती है। वक्री ग्रह पे बहुत सारे तर्क वितर्क हुए हैं, पर प्रामाणिक आचार्य जो हैं वो यही बात कहते हैं कि निसंदेह वक्रत्व का दोष ग्रहों को लगता है। ग्रह दूषित होता है, इसको आप इसकी भरपाई नहीं कर सकते, वो एक दोष है जो कुंडली में है। अधिक ग्रह का वक्री होना कुंडली को कमजोर करता है। अब अगर इसमें कोई बात अगर किसी तरीके से उसको दूसरे कसौटी पे ले जाता है तो विचार करके देखिए कि दूसरे सिद्धांत पे कि कहा गया कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता है, पर क्या सूर्य और चंद्रमा जितना बढ़िया फल लग्न में करेंगे उतना बढ़िया अष्टम में करेंगे? नहीं करेंगे, तो दोष तो लगा, कुछ तो कमजोरी आई ना जी। उसी तरीके से अगर ग्रह बुध वक्री नहीं है, अस्त नहीं है, उसकी कुंडली ज्यादा अच्छी है। लेकिन अगर वो वक्री है या वक्री है खाली अस्त नहीं है, तो जरूर उसमें कुछ तो एक बात पड़ी। ग्रह जो है वो अपनी चाल में परिवर्तन तो कर रहा है, वो किसी से प्रभावित तो हो रहा है, वो उसकी तुलना किसी से हो तो रही है, वो किसी के सापेक्ष अपनी गति को प्रभावित तो कर रहा है, उसके साथ उसके नजदीक जाकर के, उससे दूर जाकर के वो अपनी चाल को प्रभावित कर रहा है। नहीं भी हो रहा है तो हमें तो उसका असर दिखाई दे रहा है, हम तो प्रभावित हुए। हमारी कुंडली में तो वहां पे एक छोटा सा व लिख दिया, वक्रत्व। इस वजह से भगवान ये बात समझनी चाहिए कि अगर आपकी कुंडली में ऐसी कोई बात है तो आपको उस दशा काल को बहुत सावधानी से निपटना होगा। अब आइए मूल कार्यक्रम से आपका परिचय कराता हूं। यहां से कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा शुरू होगा, जो बात करेंगे बुध के मिथुन राशि में
वक्री होने का फल मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करूं, आपसे मैं थोड़ी सी चर्चा इस बुधदेव के पीछे के कुछ राशियों पे कर देता हूं। जैसे बुधदेव जो हैं वो 22 जून को कर्क राशि में थे, 22 जून को कर्क राशि में प्रवेश किए थे। 29 जून को कर्क राशि से इनका वक्रत्व शुरू होता है और वक्री होते होते वापस मिथुन राशि में आ गए। क्लियर है? 29 जून के बाद ये अभी यही हैं और 7 जुलाई को ये मिथुन राशि में आ गए। मतलब 29 जुलाई से चलना शुरू किया, वक्री होना शुरू हुए, और चूंकि वक्र का अर्थ पीछे होता है तो इसके बाद ये मिथुन राशि में आ गए। 7 जुलाई से ये अपने मिथुन राशि में वक्री हो जाएंगे। 7 जुलाई से, अभी आने वाला, आज 1 जुलाई है, 1-2 जुलाई, तो ये 7 जुलाई से मिथुन राशि में वक्री होंगे। कब तक रहेंगे? तो लिखते हैं 23 जुलाई तक वक्री रहेंगे। मिथुन राशि में बुधदेव 23 जुलाई तक वक्री रहने वाले हैं। वापस मिथुन राशि में ही 23 जुलाई तक रहने वाले हैं और फिर 5 अगस्त को दोबारा वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मतलब 5 अगस्त को कहां होंगे? ये वापस कर्क राशि में ही बुधदेव आ जाएंगे। मतलब तब ये वक्री को छोड़ करके मार्गी हो जाएंगे। ये ग्रह की यात्रा थी। 22 जून से पीछे जाना शुरू किए, 29 जून, 7 जुलाई को वापस मिथुन राशि में आ गए, है ना, और इतने से 5 अगस्त तक रहेंगे। इनका असर क्या होने वाला है? बहुत गुंफित स्वर में बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के जीवन में कम्युनिकेशन में गड़बड़ी आ सकती है। विचार करना होगा कि आप जो भी किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई दोहरा परिवर्तन ना हो, कोई बुरा बैर भाव ना बने। मतलब वो कम्युनिकेशन बेटर होता रहे, क्योंकि बुध को कम्युनिकेशन का सूचक कारक माना गया है। ये इंटेलिजेंस के कारक हैं, ये ज्ञान को प्रदर्शित करने के कारक हैं। ज्ञान का विचार बुद्ध से भी किया जाता है और ज्ञान का विचार गुरु से भी किया जाता है। अंतर क्या है कि बुद्ध से ज्ञान को ग्राह्य करने का विचार, कितनी जल्दी आपने ज्ञान को ग्रहण कर लिया, उसे अपना लिया, ग्रास्प कैपेसिटी। और गुरु क्या है? वो ज्ञान क्या है? वो सच्चा ज्ञान है या बुरा ज्ञान है? वो अच्छा ज्ञान है, वो बुरा ज्ञान है? वो सत्य का ज्ञान है, वो असत्य है? वो धर्म का ज्ञान है, वो अधर्म का है? ये परिचय देवगुरु बृहस्पति कराते हैं और बुद्धदेव जो है वो कैपेसिटी बताते, कितनी तीव्रता से आपने उस ज्ञान को पकड़ा है। तो मेष राशि के जातकों को अपने कम्युनिकेशन पे फोकस बढ़ाने की आवश्यकता होगी। कब तक? 5 अगस्त तक, जब तक ये वापस कर्क राशि में नहीं आ जाते हैं। और दूसरा, जब ये कर्क राशि में आएंगे फिर आपके मानसिक अशांति की वृद्धि भी होगी, क्योंकि कर्क राशि में वो अच्छे नहीं होते। तो आपको वहां पे अपने गृह क्लेश पे भी ध्यान देना होगा। अभी तो कम्युनिकेशन ही थोड़ा बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, पर वापस वहां पे फिर मानसिक अशांति को और निद्रा से संबंधित परेशानी भी दे सकते हैं। वहां भी आपको सावधान रहना होगा। मतलब जब तक वो सिंह राशि में नहीं आ जाएंगे तब तक हमें सावधान रहना है। उसके बाद वृष राशि के जातकों को अपनी संपत्ति जो बनाने के लिए आप लूज कर रहे हैं, अपना धन जो दे रहे हैं, मतलब खरीदने के लिए आपने जो पैसे दिए हैं, जो धन दिया है, उसकी सुरक्षा के प्रति भी आपको जिम्मेदार होना होगा। वृष राशि के जातकों को 5 अगस्त तक धन के लेन देन में सावधानी बरतनी होगी। क्लियर है? मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जातकों को अपनी कैपेसिटी पे फिर से मंथन करना होगा। आप जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, आपका जो एजम्पशन है, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है समाज में, उस पे कोई आंच ना आए, उस पे किसी भी प्रकार से कोई प्रश्न चिन्ह ना बने, ये मिथुन राशि के जातकों को विचार करना होगा। आप किसी 2 लोगों के बीच में सेतु बनने का काम कर रहे हैं, अपने एज ए ग्रांटर आपने प्रस्तुत किया है खुद को, तो सावधान हो जाइएगा। कहीं ये आपसे गलत व्यक्ति को पहचानने में या सही व्यक्ति को पहचानने में कोई भूल और चूक ना करवा दे, जिसका प्रभाव आपको झेलना पड़ सकता है। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे। कर्क राशि के जातकों के लिए अपने मैसेज डिलीवरी को ध्यान रखना होगा। मतलब अगर टेलीकॉम में हैं, कम्युनिकेशन में हैं, कम्युनिकेटर हैं, प्रवक्ता हैं, बोलकर धन कमाते हैं, वकील हैं, जज हैं, तो आपको सावधान रहना होगा। कर्क राशि की कुंडली में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये हालांकि 12वां भाव कोई खराब नहीं है, पर फिर भी आपके वाणी के प्रभावों में कमजोरी, कमतरी,
असंतुलन की स्थिति दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी बात लोग सुन नहीं रहे या फिर मेरे वाणी का प्रभाव कमजोर हो गया है। ऐसा कर्क राशि को लगेगा। कब तक? 5 अगस्त तक। सिंह वालों के प्रभावों में वृद्धि होगी। संतान, दाम्पत्य, परिवार, नेक दिली, अच्छा विचार उत्पन्न होगा। कृतज्ञता बढ़ेगी। सद्गुण से प्रभावित होंगे। परोपकार बढ़ेगा। दान और धर्म में ध्यान जाएगा। ये अच्छी बात है। ये बहुत बढ़िया होगा कि सिंह राशि के जातकों को जो एक बेहतर एस्पेक्ट मिलता है ना, कि देखने का नजरिया, दृष्टिकोण बदलेगा। आप सकारात्मक होकर के किसी भी विषय पे बात करेंगे। आप बिल्कुल ही निगेटिव नहीं होंगे, पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव भी होंगे। तो ये सिंह राशि के जातकों को मिलेगा। कन्या राशि के जातकों के जीवन में सुख, संचार, साधन, माता पिता के प्रति सेवा का भाव, समाज के प्रति आपकी कृतज्ञता और समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। कब तक? 5 अगस्त तक। 5 अगस्त के बाद भी बुधदेव आपके लिए सुखदायक ही रहेंगे। मतलब वहां भी आपको लाभ मिलेगा। दाम्पत्य, परिवार, नौकरी, प्रेम, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, इन सभी क्षेत्रों में लाभ मिलने वाला है। सिंह राशि वालों को थोड़ा व्यय पे संतुलन बनाना होगा। यह बात मैं जोड़ना भूल गया था। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के जातकों को धर्म में रुचि बढ़ेगी। यात्रा अच्छी होगी। इस बीच में आपकी जो समझने की शक्ति होगी, जो आपका भविष्य दृष्टा जिसको कहते हैं ना, कि एजम्पशन जो होगा वो बढ़ जाएगा। हो सकता है कि आपका प्रभाव समाज में इस तरीके से बढ़ जाए कि आप एक धार्मिक हैं और एक अच्छे वक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं, सत्य को बोलने वाले हैं, सत्य को समझने वाले हैं। आपकी पहचान समाज में एक अच्छे व्यक्ति के तौर पे होगी और आप स्थापित भी होंगे। तुला राशि के बाद वृश्चिक की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को नौकरी, साहस, शत्रुओं को समझने की शक्ति, रिसर्च, ज्ञान प्रदर्शित करने का बल और गुण, ये सब बहुत अच्छा होगा। शत्रु को किस तरीके से पराजित करना है, ब्राह्मणों का किस तरीके से आदर करना है, जीवों के प्रति किस तरीके से अहिंसा का भाव विकसित करना है, इस तरफ जो दिमाग में एक छोटा सा बहुत बड़ा सा बदलाव होगा, वो वृश्चिक राशि को मिलेगा। धनु राशि के जातकों की दिनचर्या ठीक होगी। व्यापार में मन लगेगा। कारोबार संतुलित होगा। लेकिन इसके बाद और भी ज्यादा, मतलब ये जब कर्क में आएंगे तो भी आपको लाभ ही देने वाले हैं। ये बात भी संतुलित होकर के समझने की आवश्यकता है। इस बीच में आपको जो आपका दृष्टिकोण है वो बदलेगा। श्रेष्ठ लोगों से मैत्री होगी। भाग्य का सुख मिलेगा। तीर्थ यात्रा होगी। धन का सही जगह पे खर्च होगा। ये सारी चीजें धनु राशि, धनु लग्न के जातकों को मिलने वाली है। मकर राशि, मकर लग्न के जातकों के बारे में जो बात बनेगी उसमें दिनचर्या सही होगी। सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। और तो और साहस, बल, पराक्रम, धैर्य और विपरीत परिस्थितियों से उलझने के लिए जो स्ट्रैटेजी बनानी आती है वो भी आपका अब मजबूत हो जाएगा। मकर राशि के जातकों के लिए ये परिवर्तन अच्छा है। हाँ, ये बात है कि जब तक वो कर्क में आएंगे तब तक आपका प्रभाव और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। मतलब कर्क वाले में आपका जो आपके अंदर का रजस तत्व है वो जागृत होगा, क्योंकि वे सामान्यतया थोड़े बहुत आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि भी कर सकते हैं। सांसारिक भोगों में आपका जो दिलचस्प होना है वो बढ़ जाएगा। कुंभ राशि के जातकों के यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, धन धान्य, सुख, सौख्य, क्रिएटिविटी, खेल का क्षेत्र, संतान, दाम्पत्य, परिवार, प्रेम संबंध मजबूत होगा। अच्छा होगा ये। हाँ, जब ये आपकी राशि से कर्क में जाएंगे फिर भी अच्छे रहेंगे। तब आप जो आपके जीवन में थोड़ी बहुत जो परेशानी है उसको समझने की शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। हो सकता है कि आप बहुत सावधानी से अपनी परेशानी को से अपने आप को निकाल सकते हैं। इसमें आप सफल होंगे। जो मामला पुराना है, पेचीदा है, फंसा हुआ है, वो जैसे ही बुधदेव 5 अगस्त को कर्क में आएंगे तो और भी ज्यादा आपके पक्ष में मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। मीन वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात होगी। हो सकता है मानसिक तनाव बढ़ जाए, घर में कलह बढ़ जाए, परिवार को समय न दे रहे हो ये शिकायत बढ़ जाए, घर में जो साधन खरीदे जाएंगे, जो सुविधाएं खरीदी जाएंगी, उसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है। इस वजह से सोच समझ करके निवेश करें या खर्च करें। परिवार को समय दिया जा सकता है। बाहर का काम घर पे ना लाएं। अगर ला भी रहे हैं तो उसमें संतुलन बनाने की कोशिश करें। अपना टारगेट पूरा करना है आपको ऑफिस के लिए, घर परिवार में खुशी का माहौल विकसित करें। इस तरफ आपको थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। बाकी नींद अच्छी लें। वात, पित्त और कफ असंतुलित न हो, इसका ध्यान रखें। माता के स्वास्थ्य की चिंता आपको सता सकती है। परिवार में थोड़ा बहुत क्लेश बढ़ेगा। दिनचर्या को ठीक रखने का दबाव आपके ऊपर बढ़ेगा। भगवान, ये बात मैंने मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए बात कही है। बुधदेव 5 अगस्त तक, जब तक कर्क राशि में वापस
नहीं आ जाते हैं तब तक हमें यहाँ तक ऐसे सावधान अपने आप को रखना होगा। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूँ। ब्रह्मदेव कहते हैं कि मेरी आपकी माया, भगवान से कहते हैं, भगवान भोलेनाथ से कहते हैं, रुद्र से कहते हैं, आपकी माया ऐसी कि मैं उसके वशीभूत हो गया, वशीभूत हुआ और मेरा ध्यान जगतदात्री पे पड़ा। उनके अग्नि के फेरे के समय पे मेरा ध्यान उनके चरण कमल पे पड़ा। बाद में मेरे अंदर काम की आवृत्ति हुई, बार बार उसकी पुनरावृत्ति हुई, मेरे वीर्य का स्खलन हुआ, मेरा ध्यान उनके मुखड़े पे गया। ये महान पाप मुझे लगा है, इसका प्रायश्चित क्या करूं? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।